चलिए हम लोग अब पढ़ रहे हैं ECIFIL, जिसमें हम लोग ने स्टार्ट किया था पेटेंट, जो आखिरी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, जिसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, पेटेंट। पेटेंट किसके लिए लिया जाता है, न्यू इन्वेंशंस के लिए, इन्वेंटिव स्टेप जिसमें इन्वॉल्व हो उसके लिए। इसमें हम लोग ने सबसे पहले देखा था इन्वेंशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वो न्यू होना चाहिए, पहले कहीं भी पब्लिश नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग ने इसमें देखा था ये व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस, याद आया किसको किसको इन्वेंशन नहीं माना जाएगा, जो ऑलरेडी नोन सब्सटेंस है, किन्हीं चीजों का मिक्सचर है, या फॉर्म चेंज कर दिया है, या लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग डिस्कवर करी है, इन सब चीजों को इन्वेंशन नहीं मानते थे। ठीक है, अब हम लोग को आई थिंक स्टार्ट करना था, एक ये टॉपिक भी पढ़ा था, पर्सन्स एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन। पेटेंट के लिए कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता था, जो पर्सन होता था, जो उसका ट्रू ओनर होता था, वो एप्लीकेशन दे सकता है, उसका असाइनी दे सकता है, या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, प्रोविजनल एंड कंप्लीट। ठीक है, पेटेंट चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखो, प्रोविजन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, ये कह रहे हैं जब हम पेटेंट, जैसे मान लीजिए आज हमने कुछ डिस्कवरी करी, हमने कोई नई चीज, नया फॉर्मूला, कुछ नई चीज निकाली, ठीक है, अब क्या होता है, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम पेटेंट ऑफिस में जाके अपनी एप्लीकेशन दे दें। अब मान लीजिए हमने कोई नई चीज डिस्कवर करी, हमने वो दवाई डिस्कवर कर ली कि पढ़ते ही आपको पूरी बुक याद हो जाएगी, एक्साइटमेंट में हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया, ठीक है, हमने दवाई डिस्कस करी, हमने खाई और हमें बुक याद हो गई। अब आप अगले दिन हमसे पढ़ने आए, हमने खुशी के मारे आपको बता दिया, पता है हमने दवाई ली। अब बताइए क्या होगा, आप चोरी कर लेंगे और अपने नाम से रजिस्टर करा लेंगे। तो पेटेंट के केस में सबसे जरूरी है कि आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए कि भाई ये हमारी इन्वेंशन है। जब आपने वो एप्लीकेशन फाइल करी है, तो हो सकता है उस टाइम आपके पास कंप्लीट डिटेल्स ना हो, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आप एक एप्लीकेशन फाइल करिए जिसको कहा जाता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, और उसके 12 महीने के अंदर आपको समय मिलता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने का। मतलब पहले हमने सिर्फ ये लिख दिया हमारी ये इन्वेंशन है, अब वो इन्वेंशन क्या है, कैसे बनी है, क्या फायदा होता है, कैसे वर्क करती है, कैसे चलता है, ये सब डिटेल देने पड़ते हैं हमको पेटेंट ऑफिसर को, लेकिन वो देने का हमें समय दे दिया 12 महीने का। ये इसलिए किया जाता है कि ऐसा ना हो कि हम जब तक कंप्लीट बना रहे हैं तब तक मेरी इन्वेंशन चोरी हो जाए। तो सबसे पहले आप प्रोविजन दे दीजिए और 12 महीने के अंदर कंप्लीट दे दीजिए। अगर आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दे दी और 12 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं दी, तो आपकी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन अबेंडेंड मान ली जाएगी, ठीक है, कि आपने उसको कंप्लीट ही नहीं किया। ओके, दैट इज व्हाट इज प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कह रहे हैं स्पेसिफिकेशन क्या है, टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट है। टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट समझो क्या चीज हुई, आजकल ऐसे वर्ड्स बहुत चल रहे हैं, जैसे एड्यूटेक बोला जाता है। एड्यूटेक वर्ड सुना है आपने, टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, ये जो ऑनलाइन टीचिंग है, समझ रहे हो, एड्यूटेक, एड्यूटेक कंपनीज बोला जाता है, ऐसे कभी देखो। इसी तरह टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट, समझ गए, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसका पर्पस लीगल है इन्वेंशन क्लेम करने के लिए, लेकिन इसके अंदर है क्या, टेक्नोलॉजी लिखी हुई है मेरी इन्वेंशन। कह रहे हैं ये टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिस्क्लोजर, इसमें डिस्क्लोजर है कि मेरी इन्वेंशन क्या है, कैसे वर्क होती है, एंड क्लेम्स फॉर द इन्वेंशन विच इज द बेसिस ऑफ राइट ऑफ पेटेंट। अब अगर मान लो हमने वो इन्वेंशन क्लेम करी, थोड़े टाइम बाद आपने भी एप्लीकेशन दे दी जाए, तो कैसे पता चलेगा किसकी ओरिजिनल है, जिसकी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन की डेट पहले होगी उसकी ओरिजिनल मान ली जाएगी। ठीक है, द स्पेसिफिकेशन दस फॉर्म्स a crucial part of the patented application। अब इसमें ये जो बीच में दिया है ना पीसीटी, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ना, अभी हम आ रहे हैं, पहले ये मार्क करो। सेक्शन 9 stipulates that where an application for a patent is accompanied by a provisional specification, हमने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन के साथ हमने क्या भेजा, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। A complete specification shall be filed within 12 months। हमने पहले एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन के साथ हमने क्या भिजवा दी, प्रोविजनल, और प्रोविजनल के 12 महीने के अंदर हमें क्या दे देनी है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। एंड इफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज नॉट सो फाइल्ड, एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी अबैंडन। ठीक है, तो ये हम लोग ने अभी क्या टॉपिक डिस्कस किया है, प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी इन्वेंशन का कंप्लीट डिस्क्लोजर करता है।
पहले हम एक प्रोविजनल दे दें और उसके 12 महीनों के अंदर कंप्लीट दे दें। एनी डाउट इन दिस थिंग? ठीक है, अब ये जो बीच में टॉपिक लिखा है पीसीटी, इस पे जरा बात करते हैं। एक बात बताइए, नॉर्मली जो हमारी इन्वेंशन हैं या हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसकी प्रोटेक्शन हमको सिर्फ इंडिया में मिलती है या सब जगह मिलती है? सिर्फ इंडिया में मिलती है। बाहर के देशों में कब मिल सकती है? अगर उनके साथ ट्रीटी साइन हो। ठीक है, अब कह रहे हैं पेटेंट के केस में नॉर्मल सिनेरियो समझो क्या हुआ, हमने इंडिया में अपनी इन्वेंशन रजिस्टर कराई तो हमको रजिस्टर कहाँ मिला? इंडिया में। अब हम किसी और देश में अगर अपनी इन्वेंशन को यूज करना चाहते हैं तो हमें वहां पेटेंट अप्लाई करना होगा। इसी तरह हम जितने देशों में पेटेंट की प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं उतने देशों में हमें पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। इस चीज के प्रोटेक्शन के लिए एक ट्रीटी साइन हुई है बहुत सारे देशों के बीच में, जिसको पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी कहा जाता है, पीसीटी। इससे फायदा ये होता है कि हम एक फॉर्म भरेंगे और पीसीटी के अंदर जितने देश आते हैं उन सब में हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो फायदा क्या हुआ, हर देश में हमें अलग अलग प्रोटेक्शन फाइल करने की जरूरत नहीं है। हमने एक एप्लीकेशन फाइल करी और उसी एक एप्लीकेशन से हमको हर कंट्री में प्रोटेक्शन मिल गई। लेकिन ये सिर्फ वही कंट्रीज होंगी जो किसकी मेंबर होंगी? पीसीटी की। ठीक है, दिस इज अ ट्रीटी। अब देखिए क्या लिखा है, पहले ब्लॉक पढ़ना नीचे। व्हाट इज अ पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी? द पीसीटी इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विद मोर देन 150 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। बताओ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब क्या हुआ? कंट्री। हाँ, कह रहे 150 देश हैं which are bound with certain formal requirement set out in the treaty and regulation. The PCT makes it possible to seek patent protection for an invention simultaneously in a large number of countries by filing a single international patent application. हमने एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करी है और हमें उससे प्रोटेक्शन किसमें मिल गई? बहुत सारी कंट्रीज में, देखा जाए तो 150 कंट्रीज में। ठीक है, फाइन। अब इसी के ऊपर वाले पैराग्राफ में आइए, एवरी इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर पीसीटी फॉर अ पेटेंट एज मे बी फाइल्ड designating India shall be deemed to be an application under the act if a corresponding application is also being filed before controller in India. अच्छा, अब ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है हमने इंडिया में प्रोटेक्शन नहीं ली और पीसीटी में फाइल कर दी? ये हो सकता है? ये दोनों बातों का फर्क समझ रहे हो? इंडिया में हमने एप्लीकेशन फाइल कर तो इंडिया में प्रोटेक्शन मिली, अब हम बाहर के देशों में करना चाहते थे तो हमने पीसीटी में फाइल कर दी। हम आपसे ये पूछ रहे हमने इंडिया में प्रोटेक्शन नहीं ली लेकिन अपनी इन्वेंशन के लिए पीसीटी में फाइल कर दिया। ये पढ़ के बताओ पैराग्राफ, ये वाला, ये पढ़ के बताइए क्या लिखा है। मतलब समझ में आया भाई? पीसीटी वाले प्रोटेक्शन कब देंगे? जब तुम्हारे देश ने प्रोटेक्शन दे रखी हो। तो अगर आप पीसीटी में एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले प्रोटेक्शन उसको कहाँ मिली होनी चाहिए? यहाँ पर। तो आप पहले यहाँ अप्लाई करें, यहाँ प्रोटेक्शन मिलेगी, तब पीसीटी के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, और पीसीटी क्या है ये भी हम लोगों ने देख लिया, प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या है ये भी देख लिया। ठीक है, अब आइए, व्हेन शुड एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट बी फाइल्ड? An application for patent can be filed at the earliest possible date and should not be delayed. क्यों? अगर डिले करेंगे तो क्या रिस्क है? चोरी कर लेगा कोई हमारी इन्वेंशन। An application filed with provisional specification disclosing the essence of the nature of invention helps to register the priority of invention. कौन सी इन्वेंशन प्रायर है ये इसी से पता चलेगा कि किसकी एप्लीकेशन पहले फाइल करी गई है। याद करिए शार्क टैंक में यही तो होता था, जब कोई आता था कि हमने नई इन्वेंशन करी है तो वो शार्क्स उससे ये पूछते थे आपने इसका पेटेंट करा लिया है कि नहीं करा लिया है, कि ऐसा तो नहीं कि आपने किसी की कॉपी करी हो, या ऐसा तो नहीं कि आपका कोई और कॉपी कर लेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले कराया जाता है। डिले इन फाइलिंग एन एप्लीकेशन में एंटेल सम रिस्क। अगर आपने एप्लीकेशन फाइल करने में देरी करी तो रिस्क क्या होगी? सम अदर इन्वेंटर माइट फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन, कोई और फाइल कर लेगा, एंड there may be either an inadvertent publication of the invention by the inventor himself or by any other independently. Second point में बताओ क्या हुआ? There may be either an inadvertent publication of the invention by inventor himself. ये बताओ क्या पॉइंट हुआ? यही जो अभी हम आपको बता रहे थे, हमने दवाई बनाई और हमने खुशी खुशी में आप ही को बता दी कि देखो हमने कितनी अच्छी इन्वेंशन करी है।
ये हम लोग के अंदर होता है। आपको पता है, आप कोई नई चीज जरा सा भी निकालेंगे, आप इमीडिएटली शेयर करते हैं, देखो हमने क्या डिस्कवर कर लिया, और दूसरे दूसरे लोगों ने इमीडिएटली उसको चोरी कर लिया। ये रिस्क ना हो इसलिए उसको सबसे पहले क्या करा लिया जाता है, पेटेंट। एटलीस्ट एप्लीकेशन फाइल कर दो, वहां से अप्रूवल मिल रही है नहीं मिल रही है वो बात की बात है। आपने अगर एप्लीकेशन फाइल कर दी है देन इन दैट केस कम से कम प्रायोरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, अब देखिए इनका प्रोसीजर क्या है, छोटा सा प्रोसीजर है। प्रोसीजर फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ अ पेटेंट, आपको याद होगा बाकी सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बड़े बड़े चार्ट थे, यहाँ देखो सिंपल दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। इस पेटेंट एप्लीकेशन के साथ क्या भेजते थे, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशन आफ्टर 18 मंथ्स, कह रहे हैं उसके 18 महीनों बाद पब्लिकेशन होता है। पब्लिकेशन इसलिए होता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन करना हो पब्लिक में से तो वो उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिर देखिए, प्री ग्रांट ऑपोजिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय एनी पर्सन, ये बताओ क्या है। ऑपोजिशन और रिप्रेजेंटेशन ये वही ऑब्जेक्शंस है जो आ रहे हैं। तो जिस दिन हमने एप्लीकेशन फाइल करी वहां से 18 महीनों बाद उसको पब्लिश कर दिया गया। पब्लिश करने के बाद लोगों ने ऑब्जेक्शंस करे होंगे, ऑब्जेक्शन करने के बाद होता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अब उनके ऑब्जेक्शन को कंसिडर करते हुए जो कंट्रोलर है वो एग्जामिन करेगा कि आपकी पेटेंट न्यू है या ओल्ड है। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि आपको पेटेंट ग्रांट किया जा रहा है या रिफ्यूज किया जा रहा है। फिर उसके बाद उसका पब्लिकेशन कर दिया जाएगा। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन, ये बताओ क्या हुआ। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन, 2 बार ऑब्जेक्शन का मौका मिलता है, एक बार ग्रांट होने के पहले और एक बार ग्रांट होने के बाद। ठीक है, ग्रांट होने के बाद भी कुछ समय तक मौका दिया जाएगा कि अभी भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। एंड फाइनल डिसीजन किसका आ जाएगा, कंट्रोलर का। तो सिंपल प्रोसेस देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हमने एप्लीकेशन फाइल करी, उसके 18 महीने के बाद उसका क्या हुआ, पब्लिकेशन। फिर उसमें रिप्रेजेंटेशन आए, रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद या तो ग्रांट होगा या रिजेक्ट होगा। ग्रांट होने के बाद फिर से पब्लिकेशन होगा और फिर से ऑब्जेक्शन रेज करे जाएंगे और फाइनली डिसीजन आ जाएगा किसका, कंट्रोलर का। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन, कह रहे हैं स्पेसिफिकेशन में क्या क्या होगा। देखो, एवरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू, ये डेटा है, कह रहे हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में ये सब लिखा होगा। फर्स्ट देखो क्या है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा होगा, फुल्ली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन, इट्स ऑपरेशन और यूज एंड द मेथड बाय विच इट इज टू बी परफॉर्म। अब आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में सब लिखना पड़ेगा, ये इन्वेंशन क्या है, यूज कैसे होती है, क्या क्या चीजें लगी हैं, पर्पस क्या है, ये सब लिखना पड़ेगा किसमें, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में। डिस्क्लोज द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग इट, इसको परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, दवाई है तो कैसे खानी है, मशीन है तो चलानी कैसे है। ओके, एंड विद अ क्लेम और क्लेम डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ इन्वेंशन। स्कोप ऑफ इन्वेंशन समझ गए, पर्पस क्या है, इस इन्वेंशन से होगा क्या। हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर आपकी इन्वेंशन यूजलेस है, फ्यूटाइल है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता था। ओके, एंड बी अकम्पनीड बाय एन एब्स्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। टेक्निकल इंफॉर्मेशन समझ गए, जैसे अगर आपने बता दिया हमने दवाई बनाई है और इस दवाई से ऐसा हो जाएगा, तो पहले तो दवाई हो गई, इसका यूज कैसे होगा, तो आप कह रहे भाई ऐसे खानी पानी के साथ। फिर क्या हुआ, उसका स्कोप क्या है, कैसे क्या क्या इफेक्ट आएगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझ गए, दवाई बनी कैसे है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये भी लिखना पड़ता है। तभी तो ये डिसाइड होगा कि ये न्यू है कि सिर्फ 2-3 चीजों को मिला के बनाई गई है। ये सब डिटेल्स मेंशन करने पड़ते हैं किसमें, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब देखो क्या कह रहे हैं, कंप्लीट में ये सब लिखना पड़ता है, इसीलिए कह रहे थे आप पहले प्रोविजनल दे दो और 12 महीने का समय आपको दे दिया, 1 साल का, ये पूरा तैयार कर लो और फिर आप ये सबमिट कर दीजिए। इज दिस टेक्निकली क्लियर, समझ आ रहा है कैसे चल रहा है, पक्का, कोई डाउट। चले, स्कोप मतलब क्या यूज है इस इन्वेंशन का, जैसे दवाई है तो दवाई का क्या पर्पस है, उसने कहा दवाई खाओगे तो सब याद हो जाएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्क्राइब द इन्वेंशन है क्या। सेकंड क्या था, बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग, कैसे परफॉर्म करनी, खानी कैसे है दवाई। थर्ड, स्कोप क्या है उसका, यूज क्या आएगा। एंड फोर्थ, बनी कैसे है। ठीक है, ये 4 चीजें लिखी जाएंगी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। पूछना है कुछ, पूछ लो। हम्म, हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, अगर भी ये प्रूव कर दे कि हम पहले ही इसकी एप्लीकेशन दे चुके थे,
जैसे मान लो हमने एक इन्वेंशन बनाई, ठीक है, और हमने उसकी एप्लीकेशन दे दी। अब मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है, इनका समय भी तो देखो 18 महीने बाद, 1.5 साल बाद तो पब्लिश हो रही है, फिर ऑब्जेक्शन कितना समय लग रहा है, ठीक है। जब तक मेरी अप्लाइड थी तब तक तुमने वो दवाई ले ली और अपने नाम से तुम बेचने लग गए, ठीक है। अब तुम्हारे नाम से वेल नोन हो गई, फाइन। अब हमें पता चला कि ये तो तुम अपने नाम से बेचने लग गए, दवाई तो हमने बनाई थी। अब हम ऑब्जेक्शन करेंगे केस में, कोर्ट में। अब बताओ किसको प्रायोरिटी मिलेगी? हमको, क्योंकि हमने एप्लीकेशन दे दी थी। ये ट्रेडमार्क से डिफरेंट है। हाँ, अगर हमने फाइल नहीं करी तो फिर तो तुम्हारी है। हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर हमने फाइल ही नहीं करी तो फिर तुम कहोगे कि हमारी है, हमारी यूज हो रही है, वो क्लेम है। और अगर हमने एप्लीकेशन भी दे दी थी तो फिर मेरी मान ली जाए, ठीक है। ट्रेडमार्क में ये चीज अलग होती थी। ट्रेडमार्क में क्योंकि फर्क पड़ता था कि लोगों को क्या पता है वो ब्रांड किसका है, ठीक है, इन्वेंशन थी नहीं वहां पर, इसलिए। ओके, चलिए अब आइए नेक्स्ट। हाउ अ पेटेंट स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड। अ पेटेंट स्पेसिफिकेशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। कौन बना सकता है वो स्पेसिफिकेशन? अब यहाँ आपका काम है, कह रहे हैं या तो वो खुद बना ले या तो उसको ऑथराइज एजेंट बना ले। ऑथराइज एजेंट समझ गए, यही पेटेंट एजेंट। जैसे आपको याद है ट्रेडमार्क एजेंट था, कि ट्रेडमार्क से रिलेटेड सारा लीगल काम करने का ट्रेडमार्क एजेंट था, यू कैन एक्ट एज अ ट्रेडमार्क एजेंट। बिल्कुल वैसे ही पेटेंट एजेंट भी होता है। तो अब ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको खुद बनाना है तो खुद बना लो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज नई नई इन्वेंशन करती रहती है वो खुद नहीं बनाती, वो इसके लिए एजेंट अपॉइंट कर लेती है। ओके, द पेटेंट स्पेसिफिकेशन जनरली comprises of the title of the invention, indicating its technical field, prior art, prior art मतलब कहीं पहले पब्लिश या कहीं से नहीं ली गई है, drawbacks in the prior art, solution provided by the inventor, solution मतलब इस इन्वेंशन से आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ओके, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी किसमें? अपनी स्पेसिफिकेशन में। तब वो स्पेसिफिकेशन हमको सबमिट करनी पड़ती है पेटेंट ऑफिस। अब देखो वही आ गया जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। कितने टाइम में पब्लिकेशन होता था? 18 मंथ्स में, ठीक है। इसको अंदर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो वो चार्ट सफिशिएंट है। रहने दो, उसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है। यहाँ से आ जाइए। When is an application for patent published? Every application for patent is published after expiry of 18 months. बस वो पूरा पढ़ने के बजाय ये ब्लॉक पढ़ लेना। कह रहे हैं 18 महीने के बाद उसको पब्लिश किया जाएगा। However, following applications are not published. Application in which secrecy direction is imposed. अब ये समझो क्या होता है। कई बार हमारी ऐसी इन्वेंशन होती है जिसको हम सीक्रेट रखना चाहते हैं, उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल है, उसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको 18 महीने के बाद पब्लिश ना करिए, आप इसको तब पब्लिश करिएगा जब हम आपसे रिक्वेस्ट करें। तो अगर सीक्रेसी डायरेक्शन दी गई है तो ऑटोमेटिकली 18 महीने बाद पब्लिश नहीं की जाएगी। वहां हमने रिक्वेस्ट कराई कि भाई ये सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, आप इसको कुछ समय बाद ही पब्लिश करिएगा। सेकेंड, एप्लीकेशन विच हैज बीन अबैंडन। कह रहे हैं जो अबैंडन हो गई हो वो पब्लिश नहीं होगी। बताओ अबैंडन कब हुई थी? अबैंडन क्यों हो गई थी? अगर 12 महीने के अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई थी, तो आपने प्रोविजनल दी, 12 महीने के अंदर आपने कंप्लीट नहीं दी, तो अब वो पब्लिश क्यों होगी? क्योंकि वो एप्लीकेशन तो आपकी क्या हो गई है? अबैंडन हो गई है। एंड एप्लीकेशन विच हैज बीन विथड्रॉन 3 months प्रायर टू 18 months, मतलब 3 months प्रायर टू 18 months मतलब 18 महीने खत्म होने के पहले उसने खुद ही वापस ले ली। अगर उसने खुद ही विथड्रॉ कर ली है तो भी उसका पब्लिकेशन नहीं किया जाए। तो इसमें दो बातें क्या हुई? पहला, 18 महीने बाद पब्लिश हो जाएगी। किन किन सिचुएशन में पब्लिश नहीं होगी? अगर सीक्रेसी डायरेक्शन थी, या अबैंडन हो गई थी, या विथड्रॉ हो गई थी। ओके फाइन। फिर है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, ये भी वही प्रोसीजर का पार्ट है। नो एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट शैल बी एग्जामिन्ड अनलेस द एप्लीकेंट और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन इन अ प्रिस्क्राइब मैनर रिक्वेस्ट फॉर सच एग्जामिनेशन। इसमें जो एप्लीकेंट होता है वो ही कंट्रोलर से कहता है कि आप हमारी एप्लीकेशन को एग्जामिन करिए, अगर आपको ठीक लगे तो फिर आप हमें पेटेंट ग्रांट कर दीजिए, ठीक है। इनके कहने पर देखो फिर ये एग्जामिनेशन होगा। ये डिटेल मत करना, वो जो चार्ट है उससे कर लीजिएगा। अब ये एग्जामिनेशन कौन कर रहा होगा? कंट्रोलर। प्रोसेस क्या था? सबसे पहले स्पेसिफिकेशन फाइल करा, 18 महीने बाद उसका पब्लिकेशन हुआ, पब्लिकेशन के बाद क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन आए, फिर एग्जामिनेशन हुआ। वहां है हम लोग, ठीक है। एग्जामिनेशन हुआ मतलब कंट्रोलर चेक करेगा, अगर कंट्रोलर को ठीक लगेगा तो वो पेटेंट या तो ग्रांट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। ओके,
एक ये टॉपिक देख लो, बस डिटेल ना पढ़ना, बस हेडिंग समझो। सर्च फॉर एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन और प्रायर क्लेम। क्या मतलब वो इसका समझ आ रहा है? सर्च फॉर एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन और प्रायर क्लेम। जो इन्वेंशन इनके पास एग्जामिनेशन के लिए आई है, अगर उसका प्रीवियस पब्लिकेशन हो चुका है या प्रायर क्लेम कोई और कर चुका है, मतलब समझे क्या हुआ कि कोई और इसकी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन पहले ही दे चुका है, तो इनको प्रोविजन ग्रांट, इनको पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। मतलब समझे, आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दी, जब उसने उसको चेक किया तो उसको पता चला सेम इन्वेंशन की प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन पहले भी आ चुकी है, तो फिर प्रायर पब्लिकेशन उसका हो गया ना, तो प्रोटेक्शन पहले किसको मिलेगी? पहले वाले। तो उस पर्सन को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जो बाद में अप्लाई कर रहा है। ओके, सेक्शन 13 डीलिंग विद सर्च फॉर एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन प्रोवाइड्स दैट examiner to whom application for patent is referred shall make investigation. अब वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? That whether the invention so far as claimed in any claim of complete specification has been anticipated by publication before the date of filing of applicant's complete specification. सिर्फ इतनी लाइन पढ़ो, क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं whether the invention in any claim of complete specification, investigation क्या करेगा? That whether the invention has been anticipated by publication before the date of filing of applicant's complete specification. Applicant's complete specification मतलब जो इसने फाइल करी है, इसके पहले भी कहीं पब्लिश हो चुका है क्या नहीं कि नहीं, ये चेक किया जाएगा। एंड इज क्लेम्ड इन एनी क्लेम ऑफ एनी अदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो शॉर्ट में आप इसको ये समझ सकते हैं, जिसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ये आई है, इसको ग्रांट करने के पहले ये चेक किया जाएगा कि पहले भी कहीं ये पब्लिश हो चुकी है या किसी की प्रायोरिटी डेट पहले आ चुकी है। अगर ऐसा है तो इनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। लॉजिकली समझ में आ गया? यही ये एग्जामिन कर रहे हैं, यही चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये सब मत करना, डायरेक्ट आइएगा यहाँ पर पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बहुत डिटेल में मत करना पेटेंट, जो मार्क करा रहे हैं वो सफिशिएंट है। ओके, पहले बताओ पेटेंट इंफ्रिंजमेंट क्या हुआ? पेटेंट हमारे पास था लेकिन कोई और उसको अपने नाम से यूज कर रहा है। पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट में पहले देखो, कह रहे हैं पेटेंट इंफ्रिंजमेंट इज द वायलेशन ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ द पेटेंट होल्डर। सिर्फ पेटेंट होल्डर के पास अधिकार होता है कि वो अपनी इन्वेंशन को यूज करे, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और यूज कर रहा है तो इसको क्या मान लिया जाता है? पेटेंट इंफ्रिंजमेंट। The Patent Act does not specifically define the activities or situation that constitute patent infringement. Section 48 of the patent gives patent holder an exclusive right. अब इस लाइन का मतलब आप बताना। It gives the patentee an exclusive right to exclude any third party from making, using, offering, selling, manufacturing the patented invention. क्या मतलब हुआ? और उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। सेक्शन 48 देखो क्या कह रहे हैं, द पेटेंटी हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सक्लूड एनी थर्ड पार्टी फ्रॉम मेकिंग। एक्सक्लूड एनी थर्ड पार्टी यानी वो अगर चाहे तो वो एक्सक्लूड कर सकता है कि उसके अलावा कोई और उस पेटेंटेड इन्वेंशन को यूज नहीं करेगा। ये देखो अगली लाइन क्लियर हो गई। दिस क्रिएट्स अ मोनोपोलिस्टिक राइट ओवर पेटेंटेड इन्वेंशन। मोनोपोलिस्टिक राइट का मतलब क्या हो गया? सिर्फ उसके पास मोनोपोली है, उसके अलावा उस इन्वेंशन को कोई और यूज नहीं करेगा। Thus, any activity which violates such monopoly can be considered as patent infringement. ठीक है, फाइन। कह रहे हैं अगर किसी ने पेटेंट इंफ्रिंजमेंट या पेटेंट इंफ्रिंजमेंट पे अगर शॉर्ट नोट आया तो ये लिखना पड़ेगा आपको, और वो मोनोपोली राइट पे अगर कोई इंफ्रिंजमेंट हुआ तो उसको क्या माना जाता है? पेटेंट इंफ्रिंजमेंट। In case of patent infringement, the patent holder has a right to sue the infringing party to get relief and compensation for the damages caused. Patent infringement क्या है, समझ में आ गया? पक्का? अब देखो टॉपिक है पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट। यहां से शुरू है पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट, सेक्शन 19। देखिए क्या लिखा है। सेक्शन 19 प्रोवाइड्स दैट इफ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन it appears to the controller that an invention in respect of which an application for patent has been made cannot be performed without substantial risk of infringement. देखो ये है कि हम आपको बता दे रहे हैं
कह रहे मान लीजिए हमने पेटेंट अप्लाई किया, ठीक है, और हमको ऐसा लगता है कि मेरी जो पेटेंट है वो किसी और पेटेंट से मिलता जुलता है। अगर मेरी पेटेंटेड इन्वेंशन परफॉर्म हुई तो हो सकता है उसका इंफ्रिंजमेंट हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी पेटेंट एप्लीकेशन दें तो हम उस दूसरे पेटेंटेड इन्वेंशन का मेंशन कर दें, कि आप जब एग्जामिन करना तो आप ये देख लेना कि मेरी पेटेंटेड इन्वेंशन से देयर इज अ रिस्क कि किसी दूसरी पेटेंटेड इन्वेंशन में इंफ्रिंजमेंट के चांसेस हो सकते हैं। दिस इज पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट। पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट क्यों कहा गया? कह रहे जरूरी नहीं है इंफ्रिंजमेंट हो सकता है कि अगर मेरी पेटेंटेड इन्वेंशन वर्क हुई तो हो सकता है इससे किसी दूसरी एग्जिस्टिंग इन्वेंशन में इंफ्रिंजमेंट हो जाए, इसलिए इसको पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट कहा जाता है। अब लाइन देखना और मार्क भी कर लेना। कह रहे इफ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट अपियर्स टू द कंट्रोलर, कंट्रोलर को ऐसा लग रहा है दैट एन इन्वेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट हैज बीन मेड, कंट्रोलर ने इन्वेस्टिगेशन करी और उसको ऐसा लग रहा है जो एप्लीकेशन आई है दैट कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट सब्सटैंशियल रिस्क ऑफ इंफ्रिंजमेंट ऑफ एनी अदर पेटेंट। कंट्रोलर को लग रहा है अगर ये पेटेंटेड इन्वेंशन वर्क हुई तो इससे किसी और पेटेंटेड इन्वेंशन में इंफ्रिंजमेंट हो सकता है, देन he may direct that a reference to that other patent be inserted in the applicant's complete specification by way of notice to the public। आप कह रहे हैं जो तुमने अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बनाई है उसमें तुम लिख दो कि हो सकता है मेरी पेटेंटेड इन्वेंशन उस पेटेंटेड इन्वेंशन से इंफ्रिंज कर सके, ताकि जब लोगों के सामने वो पब्लिश करी जाए तो लोगों के सामने ये आ जाए कि हाँ इनका हो सकता है इंफ्रिंजमेंट के चांसेस हो दूसरे पेटेंट से। ठीक है, फाइन। देखो ऐसे रेफरेंस डाला जाता है, द रेफरेंस शैल बी इंसर्टेड इन द फॉलोइंग फॉर्म, रेफरेंस हैज बीन डायरेक्टेड इन पर्सनस ऑफ सेक्शन 19 टू पेटेंट नंबर। बताओ ये कौन सी पेटेंट है? पेटेंट नंबर, वो दूसरी वाली जिससे इंफ्रिंजमेंट होने के चांसेस, यानी हम जो अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देंगे उसमें हम मेंशन करेंगे रेफरेंस हैज बीन डायरेक्टेड, हमसे कहा गया है कि मेरी पेटेंटेड इन्वेंशन सच एंड सच पेटेंटेड इन्वेंशन से हो सकता है इंफ्रिंजमेंट हो, इसलिए हम अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में पहले ही उसका मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे रेफरेंस डाला जाता है। अब आप हमें पढ़ के बताइए ये क्या लिखा है, where after a reference to another patent has been inserted in a complete specification, हमने रेफरेंस डाल दिया, ठीक है, that other patent is revoked। बताओ क्या हुआ? हमने अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा था कि अगर मेरी पेटेंटेड इन्वेंशन वर्क हुई तो किसी दूसरी इन्वेंशन में इंफ्रिंजमेंट हो सकता है। जब हमने ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डाल दी उसके बाद वो जो दूसरी वाली थी वो रिवोक हो गई, मतलब उसने अपने आप कैंसिल करा दी। या फिर सेकंड, द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट अदर पेटेंट इज अमेंडेड बाय डिलीशन ऑफ रेलेवेंट क्लेम, मतलब द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट अदर पेटेंट इज अमेंडेड बाय डिलीशन ऑफ रेलेवेंट क्लेम। ये बताओ क्या हुआ? किसने अमेंड कर दी? दूसरे वाले ने। कह रहे हैं दूसरे वाले ने अपनी स्पेसिफिकेशन अमेंड कर ली जिसकी वजह से हमारे बीच में जो कॉमन आ रहा था पॉइंट वो खत्म हो गया। या फिर इट इज फाउंड इन प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट दैट रेलेवेंट क्लेम ऑफ दैट अदर पेटेंट इज इनवैलिड, या फिर क्या प्रूव हो जाए कि उसकी वाली इनवैलिड है। इन तीनों में से भी अगर कुछ भी हुआ देन द कंट्रोलर में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेंट डिलीट द रेफरेंस टू दैट अदर पेटेंट। ये बताओ क्या हुआ? हाँ, हमारी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो हमने उसका रेफरेंस डाला था वो डिलीट कर दिया जाए। तो पूरा पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट समझो क्या हुआ, हमने अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दी और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद कंट्रोलर को ऐसा लगता है कि मेरी इन्वेंशन अगर वर्क करी गई तो इससे किसी दूसरी इन्वेंशन को इंफ्रिंजमेंट हो सकता है, तो वो हमें डायरेक्ट करेगा कि आप अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में उसका नाम भी डालिए। हमने उसका नाम भी डाल दिया ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि भाई आप कंपेयर आराम से कर लो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे उस रेफरेंस के डालने के बाद उसकी वाली रिवोक हो गई या उसकी इनवैलिड हो गई या जो कॉमन इंफ्रिंजमेंट का पॉइंट था वो हट गया, तो फिर वो जो हमने डाला है रेफरेंस वो कंट्रोलर के कहने पर हम डिलीट कर दें। इतनी सी बात है, ठीक है, लॉजिकली क्लियर, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अगला बात समझिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट। सिर्फ हेडिंग से बताओ क्या होगा इसमें? अच्छा पढ़ के बता दो।
बहुत लंबा है, ना समझ आए तो बताना, शॉर्ट में बता देंगे। हम बता दें, कुछ आइडिया क्या होगा? एप्लीकेंट का सब्स्टिट्यूशन किससे? जैसे मान लीजिए हमने इन्वेंशन करी, बेटा बाहर जाके बात करिए, हमने हमने इन्वेंशन करी, ठीक है, और हमने उसकी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दे दी। इसके बाद हमने अपने पेटेंट के अधिकार तुम्हें असाइन कर दिए, ठीक है। तो अब वो जो हमने एप्लीकेशन दी है उसमें मेरा नाम सब्स्टिट्यूट करके आपका नाम डाल दिया जाए, बस ये लिखा है। ओके, तो बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस वही कह रहे हैं। ये चीज देखो कब हो रही है, बिफोर अ पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड, एट एनी टाइम बिफोर अ पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड। तो पेटेंट ग्रांट होने के पहले, अभी हमने एप्लीकेशन दी है, ओके, इसके बाद अगर हम असाइन कर दें अपने अधिकार, तो अब मेरा नाम हटा करके वहां पर किसका नाम सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा? असाइन। ओके, अब यहां पर आओ सीधे, ऑपोजिशन टू द पेटेंट, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब देखिए ये क्या टॉपिक है, सेक्शन 25 डील्स विद ऑपोजिशन टू द ग्रांट ऑफ पेटेंट एंड प्रोवाइड्स दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट हैज बीन पब्लिश्ड बट अ पेटेंट हैज नॉट बीन ग्रांटेड। बताइए हम लोग प्रोसेस के हिसाब से कहां पहुंच गए? सबसे पहले क्या था, हमने एप्लीकेशन दी थी, फिर उन्होंने पब्लिश करा था, है ना, 18 महीने के बाद, और पब्लिश करने के बाद लोगों ने ऑब्जेक्शंस रेज करे थे। ये वही बता रहे हैं कि किन किन ग्राउंड में लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ओके, any person may in writing represent by way of opposition to the controller against the grant of patent। बताओ किस चीज का ऑपोजिशन कर रहा है? ग्रांट ऑफ पेटेंट का, कि इनको पेटेंट ग्रांट मत करिएगा। ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, यानी ये जो नीचे दिए हुए हैं ये सब क्या है? ग्राउंड्स, ये सब है, लिख लो वहां पे, ग्राउंड्स फॉर ऑपोजिशन, ये सब ग्राउंड्स हैं। और ये ग्राउंड्स पता है क्या है? ये सारे ग्राउंड्स वही हैं जो टॉपिक था विच आर नॉट इन्वेंशन। आप समझ रहे हो? व्हाट आर नॉट इन्वेंशन एक टॉपिक देखा था, न्यू नहीं है, यूजलेस है, वही तो ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन बनेंगे। एक ग्राउंड ऑब्जेक्शन का ये हो गया कि ये पहले पब्लिश हो चुका है या इसके पहले कोई और प्रोविजनल दे चुका है। इसके अलावा सारे ग्राउंड वही ग्राउंड होंगे जो पॉइंट्स थे व्हाट आर नॉट इन्वेंशन के। हम फटाफट से जल्दी से मार्क करा रहे हैं, मार्क कर लेना। फर्स्ट, that the applicant for the patent, और जितना हम बोलेंगे उतना मार्क करना, through whom he claims wrongfully obtained the invention। फर्स्ट पॉइंट में मार्क करो wrongfully obtained। बताओ किस ग्राउंड में ऑब्जेक्शन हुआ? कि उसने wrongfully, मेरी थी ओरिजिनल, उन्होंने क्लेम कर ली, दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन। सेकेंड, invention so far as complained in any claim of complete specification has been published before the priority date। मतलब इन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन दी उसके पहले ये इन्वेंशन ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद डी पॉइंट में आ जाओ सीधे, डी पॉइंट में मार्क करो, द क्लेम, द इन्वेंशन सो फार एज क्लेम्ड इन एनी क्लेम ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, मार्क करना, वाज पब्लिकली नोन और पब्लिकली यूज्ड इन इंडिया। मार्क कर लिया? बताओ ये क्या ग्राउंड हुआ? पब्लिकली नोन और पब्लिकली यूज इंडिया के लिए, क्या लोग पहले से यूज कर रहे थे, इसमें कुछ नया नहीं है। अगले वाले में मार्क करिए, कह रहे हैं द इन्वेंशन इज ऑब्वियस एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप। ये समझ आया? कह रहे हैं ऑब्वियस है, कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं, कोई नई चीज नहीं है। एफ बताओ क्या हुआ? नॉट एन इन्वेंशन, कह रहे हैं ये इन्वेंशन ही नहीं है, इन्वेंशन की डेफिनेशन में नहीं आ रही है। जी में बताओ क्या ग्राउंड है? हाँ, कह रहे हैं आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट स्पेसिफिकली एंड डिस्क्राइब द इन्वेंशन, आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है इन्वेंशन का, ठीक है। उसके बाद मार्क कर लो, आई वाला देखो, बारह महीने के अंदर आपने वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सबमिट नहीं करी, बस नॉर्मल के देख सकते हो, इजी है। इन्वेंशन बताओ के क्या हुआ है? इन्वेंशन सो फार एज क्लेम is anticipated having regard to the knowledge oral or otherwise within any local or indigenous community in India।
हाँ, कह रहे हैं कि आप जिसको इन्वेंशन बता रहे हो वो हमारे गांव में बहुत सालों से यूज हो रहा है, ट्रेडिशनल मेथड है, चल रहा है। आप कह रहे देखो हमने नए बर्तन बनाए मिट्टी के, ये हमारी इन्वेंशन है। वो कह रहे मिट्टी के बर्तन इन्वेंशन थोड़ी, हमारे गांव में पहले यही यूज होता था। जबकि आपको पता है अब यही टाइम वापस आएगा। आपने देखा भी होगा पहले की जो चीजें अब वही न्यू फॉर्म में और आती जा रही हैं। बहुत साल पहले यूज होता था। इनफैक्ट कई शहरों में गांव के थीम का रेस्टोरेंट बना लेते हैं, देखा है आपने कहीं विलेज थीम रेस्टोरेंट। अब विलेज थीम के विलेज ही चले जाओ फिर, विलेज थीम पसंद आता है हम लोग को, क्योंकि हमें विलेज थीम में एसी चाहिए, है ना। सो वो कह रहे हैं कि भैया पहले गाँव में थी ऑलरेडी, अगर ये रीजंस हैं तो हमारी पेटेंट अपोज कर दी जाएगी। अच्छा अब हमें बताओ ये क्या लिखा है, बस थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, ये बताओ। ये भी ऑपोजिशन के पॉइंट्स हैं, लेकिन कब? तो ऊपर वाले पॉइंट्स क्या थे और ये क्या है? जो अभी हम लोग ने पढ़े थे वो क्या थे? बिफोर ग्रांट ऑफ पेटेंट। और ये क्या है? ये है, हाँ, आफ्टर ग्रांट ऑफ पेटेंट बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब समझे? वो जो चार्ट नहीं था अपना प्रोसेस, वहां देखो एक प्री ग्रांट ऑपोजिशन था और एक पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन था। यहाँ 2 बार ऑपोजिशन हो सकती है। एक बार ग्रांट होने के पहले, अगर मान लो ग्रांट होने के पहले किसी ने ऑपोजिशन नहीं किया, उन्होंने ग्रांट कर दिया, उसके बाद भी 1 साल तक का मौका है कि आप चाहें तो अपोज कर सकते हो। ठीक है, ग्राउंड्स देखो सेम है, सारे पॉइंट्स देखो, ग्राउंड्स विल बी द सेम। चेक करने के लिए के वाला पढ़ लो बस। ठीक है, ग्राउंड सेम है, यानी पहले ऑपोजिशन हो या बाद में ऑपोजिशन हो, ग्राउंड विल बी द सेम। एनी डाउट? चलो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि फिर ये बाउंस होने लग जाएगा, थोड़ा अजीब सा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करेंगे। इसके बाद देखो ये आ रहा है ग्रांट ऑफ पेटेंट। अभी पेटेंट मिला है कि नहीं मिला है? अभी नहीं मिला, अभी तो ऑपोजिशन ही चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रांट ऑफ पेटेंट होगा, कल मिलेगा। हाँ ठीक है, चलो।